नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। बीजेपी विधायक पर उत्पीड़न के आरोप के मामले में राज्य महिला आयोग सख्त हो गया है। महिला आयोग आज देहरादून एसएसपी को रिपोर्ट दर्ज करने के लिए लेटर भेजेगा। महिला आयोग को फोन पर पीड़िता ने शिकायत की थी और इस मामले में एसएसपी अल्मोड़ा से भी 29 तारीख तक रिपोर्ट मांगी गई है। तो कल तक जो विवाद विधायक, महिला और पुलिस तक ही आप देख रहे थे, इसमें अब महिला आयोग भी आ गया है और अब ये मामला काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बीजेपी विधायक पर उत्पीड़न का आरोप है, एक नहीं कई जगहों पर। देहरादून पुलिस ने विधायक महेश नेगी की पत्नी रीता नेगी की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। सोमवार को 2 रेस्टोरेंट में पुलिस ने पूछताछ की, जिसमें एक में विधायक और आरोपी महिला की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। सोमवार को बयान दर्ज करने विधायक नहीं पहुंच सके। तो जहां जहां ये लोग गए, बेसिकली आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, क्योंकि कई जगहों का जो महिला है जिक्र कर रही है कि कई जगहों पर शोषण हुआ इसके साथ। तो एक रेस्टोरेंट की फुटेज सामने आई है जहां पर ये दोनों मौजूद थे और भी जिस तरह की डेट्स प्रोवाइड कराई जाएगी कि कहां कहां गए महिला की तरफ से या विधायक कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन वहां के सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो चेक किए जा रहे हैं। एक जगह के जो है फुटेज मिले हैं। अब शोषण हुआ या रजामंदी थी, ये खैर जांच का विषय है, लेकिन ये मौजूद थे वहां पर, ये बात जो है सामने आ रही है। हालांकि महिला आयोग ने एक नोटिस दिया है, उसका जवाब मांगा है, उसमें देखिए क्या बातें सामने आती हैं। तो आपको मालूम होगा कि बीजेपी विधायक महेश नेगी की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रीति बिष्ट नाम की महिला के साथ कथित संबंध के मामले में सोमवार को देहरादून एसएसपी को शिकायत दी गई। विधायक की पत्नी रीता नेगी का कहना है कि आरोपी महिला राजनीतिक विरोधियों के प्रभाव में मालूम पड़ती है और आरोप लगाने वाली महिला को भी सुरक्षा दी जाए ताकि भविष्य में किसी अनहोनी की सूरत पर विधायक पर बात ना आ जाए। विधायक की पत्नी ने इससे पहले आरोप लगाने वाली महिला की बच्ची की सुरक्षा की मांग की थी। 14 अगस्त को विधायक की पत्नी ने ही महिला पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था और महिला ने भी शिकायत दी थी कि उसकी बच्ची के पिता महेश नेगी हैं और इसका डीएनए टेस्ट भी करवाया जाए। में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो जो भी एप्लीकेशन हमारे पास आ रही है हम लोग थाने को मार्क कर रहे हैं कि वो जो भी फैक्ट्स उसमें आ रहे हैं उनको इन्वेस्टिगेशन में सम्मिलित करें। और इसके साथ साथ जहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर के बात है, कंसर्न है, उसको भी हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। और जो सीओ नेहरू कॉलोनी उनको डायरेक्ट किया हुआ है कि जो कंसर्निंग पक्ष हैं, जो सिक्योरिटी के बारे में जो जिनका कंसर्न है, उसको लेकर के जो भी पुलिस तरफ से कार्रवाई अपेक्षित है इमीडिएटली की जाए। इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि तुरंत डीएनए टेस्ट कराया जाए, क्योंकि बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार क्यों इस पर चुप है वो नहीं समझ पा रहे हैं। वहीं आरोपी विधायक महेश नेगी ने अब पार्टी ने विधायक से किनारा कर लिया है। बीजेपी का कहना है कि यह महेश नेगी का पर्सनल मामला है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर पार्टी आगे का फैसला करेगी। जो हमने देखा कि वो महिला चाहती है कि डीएनए टेस्ट हो, और बात भी सही है कि अगर डीएनए टेस्ट हो जाएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये प्रसंग श्री महेश नेगी जी जो विधायक हैं उनका नितांत निजी मामला है और पार्टी से उसका कोई मामले से संबंध नहीं है। दूसरी ओर दोनों पक्षों की ओर से इसमें पुलिस में शिकायत की गई है। सुनील नवप्रभात हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, यूं तो इस मामले में रोजाना खुलासे हो ही रहे हैं, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है? देखिए जीनत, आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि पुलिस ने कल विधायक महेश नेगी को, जो इसमें मुख्य आरोपी हैं, उनको अपने बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था, लेकिन किन्हीं कारणों से महेश नेगी सोमवार को नहीं पहुंच पाए। तो आज मंगलवार को उनके बयान दर्ज कराने को थाने पहुंचने की एक उम्मीद है। इस पूरे मामले में जीनत अभी तक 4 शिकायती पत्र पुलिस को मिले हैं। एक पीड़ित महिला की ओर से जो प्रीति बिष्ट है, एक उनकी ओर से, और 3 विधायक की पत्नी की ओर से पुलिस को मिले हैं। पहला जो शिकायती पत्र था वो 14 अगस्त को विधायक की पत्नी
ने पुलिस को सौंपा था, जिसमें कहा गया था कि संबंधित जो महिला है वो 5 करोड़ रुपए मांग रही है, ब्लैकमेलिंग कर रही है। पहली शिकायत पत्र विधायक की पत्नी की ओर से दिया गया। उसके बाद दोबारा विधायक की पत्नी की ओर से एक शिकायती पत्र और पुलिस को दिया गया। उन्होंने कहा कि जो महिला की बच्ची है उसकी सुरक्षा की जाए, क्योंकि जो महिला है वो बहुत सारे राजनीतिक लोगों के संपर्क में है और इस दौरान जो महिला की बच्ची है उसकी जान को खतरा हो सकता है और इसका आरोप विधायक पर लग सकता है। एक और शिकायती पत्र यानी कि तीसरा शिकायती पत्र विधायक की पत्नी की ओर से सोमवार को फिर पुलिस को सौंपा गया और इसमें यह मांग की गई कि जो महिला है, जो आरोप लगा रही है प्रीति बिष्ट, उसको भी सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि अगर उसकी जान को कोई नुकसान पहुंचता है या कोई अनहोनी कुछ होता है तो इसका पूरा आरोप विपक्ष विधायक पर मरेगा। तो कुल मिलाकर मामला बेहद पेचीदा है। विपक्ष का कहना है कि जब महिला सीधे तौर पर डिमांड कर रही है कि जो बच्ची है वो विधायक की बेटी है, उसका डीएनए टेस्ट कराया जाए, डीएनए टेस्ट से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो सरकार क्यों हिचकिचा रही है डीएनए टेस्ट कराने से अपने विधायक का। दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि उनका विधायक से इस मामले में कोई लेना देना नहीं है, ये विधायक का अपना निजी मामला है। पुलिस दोनों पक्षों की जांच कर रही है और जांच में सारी बिल्कुल, लेकिन सुनील अब हम देख रहे हैं, आपने लेटर्स का जिक्र किया और हम देख भी रहे हैं एक इनडायरेक्ट उसमें थ्रेट भी है। आप अलर्ट कर रही है लेकिन एक थ्रेट भी नजर आ रहा है कि बच्ची को कुछ ना हो जाए या पत्नी उस आरोप लगाने वाली महिला को कुछ ना हो जाए। फिर आप 5 करोड़ की फिरौती का भी जिक्र करती है, लेकिन डीएनए टेस्ट को लेकर भी हम एक कॉन्ट्रडिक्शन देख रहे हैं। अब महिला आयोग की एंट्री हो गई है और उसके बाद जो है ये किंतु परंतु नहीं चलेगा। बिल्कुल, महिला आयोग आज देहरादून पुलिस को भी पत्र लिखेगी और जिस तरह से एसएसपी अल्मोड़ा को भी एक पत्र भेजा गया है कि जो महिला है उसको सुरक्षा प्रदान की जाए। हालांकि जो महिला है वो भी देहरादून में रहती है और देहरादून पुलिस को भी इस संबंध में एक लेटर जारी किया गया है। महिला का अपना ये आरोप है कि पुलिस उसकी जो शिकायत है वो रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिनती बड़ा एक सियासी मुद्दा भी बनने जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में आप देखेंगे कि शुरू से इस तरह के मामलों का चोली दामन का साथ रहा है। आपको नरेंद्र तिवारी सरकार के कार्यकाल के याद होगा जब जेनी कांड यहाँ पर हुआ था और तब तत्कालीन जो मंत्री थे हरक सिंह रावत वो इसके घेरे में आ गए, तो विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा सदन में किया था और अंततः मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था जेनी कांड के कारण। हालांकि बाद में वो पूरी तरह से इसमें बरी हुए, वो पूरी तरह से इसमें ईमानदार पाए गए हरक सिंह रावत, लेकिन विपक्ष ने तब इसको मुद्दा बनाया। बिल्कुल, तो वही परिस्थितियां वर्तमान में उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो विधायक और आरोपी महिला और विधायक की पत्नी, अब मामला जो है महिला आयोग तक भी है। देखिए क्या कुछ और खुलासे होते हैं। बात प्रदेश के कोरोना अपडेट की कर लेते हैं। राज्य में कोरोना के 319 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में अब जो है कुल केस 12,493 हो चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या की बात करें, ये बढ़कर 3,806 हो चुकी है। अब तक कोरोना से 158 लोगों की मौत हो गई है। नए केसों की बात की जाए तो हरिद्वार में 109, उत्तरकाशी में 77, रुद्रप्रयाग में 41, नैनीताल में 23, देहरादून में 10 नए केस सामने आए हैं। टिहरी में 15, बागेश्वर में 3, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़ में एक मामला सामने आया है। लेकिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के, ये आप जरूर देख पा रहे हैं। उधर हल्द्वानी में कोरोना से 2 और मौतें हो गई हैं। एक आपको बता दें कि 2 महीने के नवजात की मौत हुई है, एक बुजुर्ग महिला की भी मौत हुई है। दोनों ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और सुशीला तिवारी अस्पताल में ये दोनों भर्ती थे, जहां इनकी मौत हुई है, एक नवजात और एक बुजुर्ग। और कोरोना जो है आपने देखा भी होगा कि बच्चों को भी आजकल बहुत ज़्यादा निशाना बना रहा है और बुजुर्गों के लिए तो अलर्ट बार बार जारी किए गए हैं, क्योंकि इम्यूनिटी उनकी वीक हुआ करती है एज कंपेयर यंगस्टर्स। तो उस लिहाज से भी 2 मौतें जो हैं वो हुई हैं। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। मौसम विभाग ने एक बार फिर से राज्य में बारिश के लिए अलर्ट जारी कर दिया, वो भी रेड अलर्ट। यह अलर्ट आज के लिए है। राज्य के 3 जिले पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली में भारी से भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी हुआ है। यहां भारी तबाही हो सकती है। देहरादून में भी 18 अगस्त की रात से 19 अगस्त की रात तक भारी बारिश हो सकती है। एक बार फिर से राजधानी में लोगों की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, जिस तरह का अलर्ट जारी हुआ है। 18 और 19 2 दिन और खास तौर से 18 की रात बहुत मुश्किल है देहरादून या हम प्रदेश की बात करें इसके लिए।
उधर देवप्रयाग के पास तोता घाटी में बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से पूरी तरह से बंद हो गया है। हालात ये है कि सड़क निर्माण के लिए काटी जा रही पहाड़ी के लिए बनाया गया रैंप अचानक पूरी तरह से बर्बाद हो गया और कई टन मलबा आया और मशीनों के जाने के लिए बनाया गया रैंप पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। हालांकि उस दौरान वहां पर कोई मशीन या फिर इंसान नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था जो टल गया। लेकिन हाईवे बंद है, अब हाईवे खोलने की कोशिशें की जा रही है। गैरसैंण पर राज्य सरकार के फैसलों से राज्य में जबरदस्त हलचल है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि गैरसैंण में जमीन लेकर उन्होंने कोशिश की है कि लोगों का ध्यान इस ओर जाए और लोग अपने गांव की ओर, जो बाहरी प्रदेशों में हैं, वो अपने प्रदेश की ओर लौटे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहाड़ों का विकास तभी होगा जब पढ़े लिखे, जागरूक और बुद्धिजीवी लोग पहाड़ में टिके रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो गैरसैंण में घर बनाएंगे और उनकी कोशिश होगी कि कुछ और लोग भी इस ओर आगे आए। देखिए, एक कोशिश की है कि पलायन, ये वापसी हो इसकी, यानी कि लोग अपने गांव की, जो प्रदेश से बाहर हैं, वो अपने प्रदेश की ओर आएं और राज्य के विकास में अपना योगदान करें। दूरस्थ क्षेत्रों में विकास तभी पहुंच पाएगा जब वहां पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो वहाँ पर रहें। अन्यथा विकास की बात जब हम करते हैं तो विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर लोकल इन्वेस्टर हों, लोकल लोगों की जेब में पैसा हो। और पैसा लेकर अगर हम बाहर निकल जाते हैं तो फिर स्थानीय विकास कैसे होगा या मूल का विकास कैसे होगा। तो एक कोशिश की है मैंने इस दिशा में कि लोग थोड़ा उधर, लोगों का ध्यान आकर्षित हो। तो मौजूदा वक्त में पूर्व सीएम हरीश रावत हो या फिर मौजूदा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, इनकी जुबान पर गैरसैंण का नाम है, लेकिन बात सिर्फ गैरसैंण तक टिकी हुई नहीं है। बीजेपी जहां गैरसैंण के बहाने 38 पहाड़ी विधानसभा सीटों पर जमीन मजबूत करना चाहती है, तो कांग्रेस को अब गैरसैंण का राजधानी होना ना होना ही कोई मुद्दा नहीं लगता। 57 विधायकों की सरकार के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को राजधानी बनाया, झंडा फहराया और जमीन भी खरीद डाली, यानी गैरसैंण के साथ पहाड़ का संदेश भी दिया। बीजेपी और मुख्यमंत्री जानते हैं कि अगर 9 पहाड़ी जिलों की सीट हाथ आई तो ही सत्ता मिल पाएगी। सीटों के लिहाज से अगर बात की जाए तो 9 पहाड़ी जिलों की 34 विधानसभा सीटों के लिए गैरसैंण केंद्र है। वहीं देहरादून जिले की चक्राता और मसूरी और नैनीताल जिले भी भीमताल और नैनीताल सीट, कुल मिलाकर पहाड़ी सीट का आंकड़ा 38 पहुंचता है। इसलिए पहाड़ में जमीन मजबूत रहे और जनता की भावनाएं जुड़ी रहे, बीजेपी का पूरा फोकस इस बात पर है। घोषणा की, अब उनको परेशानी इस चीज की कि वो इस विषय को नहीं कर पाए, तो मैं समझता हूँ ये मुद्दा अब नहीं है और जनता की भावनाओं के अनुरूप हमने निर्णय ले लिया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भले ही गैरसैंण की बात के साथ पहाड़ की राजनीति साधने की कोशिश में हो, लेकिन कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को राजधानी कोई मुद्दा ही नहीं लगता। एक तो लोगों को अब राजधानी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपको कहीं भी बने भैया, आज के दिन तो आप अमेरिका में 1 मिनट में बात कर लो, वो उससे कुछ लेना देना नहीं है। और मेरे विचार से राजधानी के मुद्दे से, भराड़ीसैंण के मुद्दे से कोई लाभ न भाजपा को होने वाला है, न कांग्रेस को होने वाला है। बीजेपी समझ चुकी है कि 2022 में बेड़ा पार करना है और सत्ता हासिल करनी है तो पहाड़ी जिलों के वोट को साथ कर रखना होगा और भावनाओं से जुड़े मुद्दों पर गैरसैंण से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन पहले राजधानी की घोषणा से चूक गई कांग्रेस के नेताओं को समझ नहीं आ रहा कि पहाड़ के 9 जिलों में आखिर क्या करिश्मा किया जाए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील पाल के साथ दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। 2022 में टिकट पाने की जुगत में लगे बीजेपी और कांग्रेस के नेता अभी से गोटियां सेट करने में लग गए हैं। हालात ये है कि नेता अपनी मार्केटिंग के लिए एजेंसियों की मदद ले रहे हैं और तरह तरह से लोगों को लुभा रहे हैं। मौका खुशी का हो या गम का,
आजकल हर नेता सोशल नेटवर्किंग अकाउंट पर ऐसे पोस्ट करते नजर ही आ जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे खास तरह की पीआर कंपनियां काम कर रही हैं, जिन्होंने नेताओं को जीरो से हीरो बनाने का ठेका लिया है ताकि 2022 तक टिकट का दावा मजबूत हो सके। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दल के नेता खुलकर मान रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। ये वास्तव में बिल्कुल अद्भुत है और बहुत तेजी के साथ ऐसी नेटवर्किंग में सभी राजनेताओं ने अपनी पीआर कंपनियां बनाई हैं, अपनी इमेज बनाती हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब पर भी इसका प्रयोग करते हैं और छोटे छोटे नेता भी इसका प्रयोग करने लगे हैं। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस भी इस ट्रेंड से अछूती नहीं है। इंदिरा हृदयेश तो इसे प्रधानमंत्री मोदी की देन मानती हैं और तो और खुद नेता प्रतिपक्ष ने इसके लिए अपना स्टाफ मोर्चे पर तैनात कर रखा है। ये जो ट्रेंड बदला है, जो इससे पहले नहीं था, और ये मोदी जी ने अपने इलेक्शन लड़ने से इस ट्रेंड को डेवलप किया है और वो लगातार सोशल उस पर रहते हैं, तो स्वाभाविक है सभी लोग इस माध्यम को बिल्कुल सामान्य व्यक्ति जो घर में बैठा वो भी देखता है। जाहिर है पहले से ही जोर पकड़ चुका सोशल मीडिया कोरोना के समय में प्रचार का एक और बड़ा माध्यम बनकर उभरा है, क्योंकि नेताओं को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जनता के सबसे करीब जाने का एकमात्र यही रास्ता सूझ रहा है, जिसके लिए नेता पीआर कंपनियों को हायर करने में पीछे नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उधर टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी और वर्तमान में उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच वसीम जाफर ने राज्य क्रिकेट की खासी तारीफ की। उन्होंने कहा है कि राज्य को अभी अनुभव की जरूरत है और उत्तराखंड की टीम बड़ी बड़ी टीमों को भी हरा सकती है। न्यूज़ 18 ने उनसे कुछ बातचीत की। हमारे साथ मौजूद है इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर वसीम जाफर और मौजूदा उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच इस वक्त वसीम जाफर हमारे साथ मौजूद है। सर, एक चीज़ जानना चाहता हूं कि उत्तराखंड की टीम में, सबसे पहले उत्तराखंड के बारे में पूछूंगा, उत्तराखंड की टीम में ऐसा क्या पोटेंशियल है कि जिस आपने सोचा कि इस टीम में कोच बनना चाहिए? नहीं, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मेरे पास 2-3 और ऑप्शन थे, बट मुझे लगता है कि थोड़ा उत्तराखंड एसोसिएशन का और थोड़ा महिम जी का भी मुझे ऐसा लगता है कि विजन थोड़ा सा मैच करता था। ही ऑल्सो वांटेड कि उत्तराखंड नेक्स्ट लेवल पे जाए, और मैं खुद भी एज अ कोच, मेरा ये पहली अपॉर्चुनिटी एज अ हेड कोच। हालांकि मैंने बांग्लादेश के लिए थोड़ा कोचिंग की है, किंग्स 11 के लिए अब मैं बैटिंग कोच हूँ, बट बीइंग अ हेड कोच मेरे लिए ये नई शुरुआत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए स्क्रैच से स्टार्ट करना मेरे लिए बेटर है। और ये यंग टीम है, इनको थोड़ा से मार्गदर्शन की ज़रूरत है, थोड़ा डायरेक्शन की ज़रूरत है, तो जाहिर सी बात है मैं कोशिश करूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस और मेरा जो नॉलेज है उनको पास करूँ, उत्तराखंड क्रिकेट को कोशिश करूँ कि मैं नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊँ, उनके प्लेयर्स को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊँ, और ये चीज़ मुझे थोड़ा खुशी देती है। एज अ कोच, एज अ प्लेयर भी मुझे ये चीज़ खुशी देती थी। और हमेशा ट्रांसफर को लेकर सुर्खियों में रहने वाले शिक्षा विभाग में एक बार फिर से ट्रांसफर का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस बार प्राथमिक शिक्षक संगठन ने समायोजन के बगैर ट्रांसफर करने को लेकर सवाल उठा दिए हैं। प्राथमिक शिक्षक संगठन के देहरादून यूनिट की तरफ से इंटरस्टेट, स्पेशली अंतर जिला, अगर हम इंटर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ट्रांसफर से पहले कई साल से दुर्गम में ड्यूटी कर रहे टीचर्स के समायोजन की मांग की गई है। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष का कहना है कि ट्रांसफर की आड़ में विभाग के कई अधिकारी अपने चहेतों को सुगम में, यानी कि मन मुताबिक डिस्ट्रिक्ट्स में जॉब देने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर से ट्रांसफर। समय से दुर्गम स्थानों पर उनको समायोजित कर दीजिए। पिछले 1.5 साल से उनकी पत्रावली शासन में लंबित है, कई बार उस पर क्वेरी हो गई है, कई बार उस पर नए नए प्रस्ताव चले गए हैं, तो उनका समायोजन कर दीजिए। और जो रिक्त स्थान बचते हैं, जो लोग स्थानांतरण से आए हैं यहाँ, उनको आप स्थानांतरित कर दें, उनका पदस्थापन कर दें। उनकी कोई मांग होगी तो उसको सकारात्मक, उसमें कोई पक्ष उनका होगा तो निश्चित ही उसका समाधान किया जाएगा। उधर देहरादून के अजोपुर फ्लाईओवर के नीचे बिना परमिशन सीवर लाइन का काम चल रहा है और अब इसे लेकर पेयजल निगम और लोक निर्माण विभाग आमने सामने आ गए हैं। सीवर लाइन डालने से फ्लाईओवर की अप्रोच रोड धंस गई है और पेयजल निगम इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और अब तक पीडब्ल्यूडी के नोटिस का जवाब नहीं दिया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसके लिए 60 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति मांगी है। साल 2018 में गंगोत्री हिमालय में संतोपंथ हिमशिखर पर क्लाइंबिंग के लिए आया स्पेनिश पर्वतारोही उत्तरकाशी के तत्कालीन जिलाधिकारी आशीष चौहान के व्यवहार से इतना प्रभावित हुआ है कि उसने स्पेन में एक अनाम पीक का नाम ही इस आईएस
ऑफिसर के नाम पर रख दिया है। आशीष वर्तमान में उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी में सीईओ के पद पर तैनात है। एंटोनियो नाम के इस पर्वतारोही ने स्पेन में एक अनाम वर्जिन पीक पर इसी महीने आरोहण कर उसका नाम मजिस्ट्रेट पॉइंट और इस पीक को जाने वाले ट्रैक को आशीष नाम दिया। और अब देख लेते हैं पहाड़ एक्सप्रेस। श्रीनगर गढ़वाल के पास सिल्का खाल में मैक्स गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, 7 लोग जख्मी हो गए। टनकपुर से पिथौरागढ़ जा रहा ट्रक चलथी के पास पलट गया, ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। टिहरी में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कॉलोनी में कंटेनमेंट जोन घोषित कर इसे सील कर दिया गया। राज्य मंत्री रेखा आर्य ने अल्मोड़ा में सोमेश्वर विधानसभा के विकास कार्यों को लेकर जिले भर के अधिकारियों की बैठक ली। ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर वसूली जा रही फीस के विरोध में हल्द्वानी में लोगों का आंदोलन 13वें दिन भी जारी रहा। अल्मोड़ा में प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन ने डीएम के माध्यम से सीएम को मांग पत्र भेजा। कोटद्वार की बाजार पुलिस चौकी को फिर से फरियादियों के लिए खोल दिया गया, कोरोना की वजह से इसे बंद किया गया था। राज्य में अब तक 200 से ज्यादा पुलिस जवान कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसके बाद सभी जिलों को अलर्ट किया गया है। रुड़की में लगातार पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, जिससे थानों में पुलिसकर्मियों की कमी हो रही है। बाजपुर की भूमि प्रकरण को लेकर तराई विकास संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने अंतिम सांस तक लड़ने का ऐलान किया। रुद्रप्रयाग की ऊखीमठ और बसुकेदार तहसील में तहसीलदारों के पास गाड़ियां तक नहीं। श्रीनगर के पास मलेथा में गुलदार को नहीं पकड़ पाने पर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।